नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे, जो यह व्यवस्था करता है कि हाजिर होने को विवश करने के लिए कौन कौन सी आदेशिकाएं जारी की जा सकती हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो है समन्स को देखेंगे, जो कि धारा 61 से लेकर धारा 69 तक प्रोवाइडेड है। सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक प्रोवाइडेड है। फिर इसी के साथ साथ इसमें गिरफ्तारी वारंट कैसे जारी किया जाएगा, गिरफ्तारी वारंट के संबंध में प्रावधान है, वारंट ऑफ अरेस्ट के संबंध में प्रावधान है, जो कि सेक्शन 70 से सेक्शन 81 तक प्रोवाइडेड है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर इसमें बताया गया है उद्घोषणा और कुर्की, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे की जाएगी, सेक्शन 82 से 86 में प्रोवाइडेड है। इसी के साथ जो इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट है, वह कहता है आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। तो इसके संबंध में प्रोविजन है सेक्शन 87 से सेक्शन 90 तक। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर के इन दो टॉपिक पर, समन और गिरफ्तारी वारंट, इन दो टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 6 की जो पहली आदेशिका है वह है समन्स। देखिए मित्रों, समन्स के बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 61 से सेक्शन 69 तक प्रोवाइडेड है। अब समन्स होते क्या है आप समझिएगा। समन्स न्यायालय की ऐसी आदेशिका है जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होने के लिए आदेश देता है। मित्रों, सेक्शन 61 जो है समन्स के फॉर्म्स की बात करती है, प्रारूप की बात करती है कि भाई समन का प्रारूप क्या होगा, उसके अंदर जो है क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे, इन सब के बारे में व्यवस्था जो है सेक्शन 61 करता है। अब सेक्शन 61 ये बोलता है कि समन की निम्नलिखित आवश्यकता होंगी। क्या क्या होंगी? समन लिखित रूप में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, समन कभी भी ओरली नहीं हो सकता, समन हमेशा लिखित रूप में होगा। इसके बाद समन 2 प्रतियों में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि समन्स कितनी प्रतियों में होता है, समन कितनी कॉपीज में होता है। तो समन जो है 2 कॉपीज में, 2 प्रतियों में होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि न्यायालय समन की 2 प्रतियां अपने जो भी मीडिएटर है, पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति है, उसके माध्यम से उस व्यक्ति के पास भेजता है जिसे न्यायालय में उपस्थित करना होता है। तो वहां पर जब वो व्यक्ति जाता है तो समन की एक कॉपी तो उस व्यक्ति को दे देता है जिसको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया है, और दूसरी कॉपी पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर कराता है, उसका जो है एंडोर्स कराता है, जिससे कि न्यायालय में वह उस एंडोर्स कॉपी को देकर इस बात को साबित कर पाए कि उसने समन की तामीली या समन जो है प्रॉपर तरीके से सर्विस कर दिया है। तो इसीलिए समन को जो है 2 प्रतियों में होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है या हम कह सकते हैं आवश्यकता तो है, वह यह है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जो भी न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे हाईकोर्ट नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे। तो जो भी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो भी कोर्ट का जो है पीठासीन अधिकारी होगा, वह उस समन पर अपने सिग्नेचर करेगा, या फिर हाईकोर्ट ने कोई अन्य व्यक्ति को अगर विनिर्दिष्ट कर रखा है तो हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार वह व्यक्ति जिसको विनिर्दिष्ट किया हुआ है वह उस समन पर सिग्नेचर करेगा। और इसी के साथ साथ आखिरी में एक समन पर जो है न्यायालय की मुद्रा या सील लगी होगी। तो यहां पर जो है समन में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं सेक्शन 61 में समन के प्रारूप में बताया गया है। अब इसी के साथ आप समझिएगा कि हमारे सीआरपीसी में जो सेकंड शेड्यूल है, द्वितीय अनुसूची है, वह समन्स के 2 फॉर्म बताता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। समन जो है 2 कारणों से इशू होता है। एक तो अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश के लिए, मतलब कि कोई अभियुक्त व्यक्ति है वो न्यायालय में हाजिर हो और न्यायालय में हाजिर होकर अपने कह सकते हैं डिफेंस में अपनी बात कहे। और दूसरे नंबर पर
साक्षियों को समन किए जाते हैं। साक्षियों को मतलब किसी व्यक्ति को न्यायालय में एविडेंस के लिए, विटनेस के लिए बुलाना है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है ऐसे साक्षी को भी समन भेजता है। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो अभियुक्त व्यक्ति को समन किया जाता है उसका जो फॉर्म है, हमारी सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 1, ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। फॉर्म नंबर 1 जो है यह अभियुक्तों को भेजा जाता है, इसका फॉर्मेट जो है आपके सामने है। और साक्षी को समन जो है फॉर्म नंबर 33, ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 33 जो है साक्षियों को समन के बारे में प्रावधान करता है कि साक्षियों को जो है समन भेजा जाएगा, तो उसका फॉर्मेट ये होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो मित्रों, इस प्रकार से समन्स जो है न्यायालय की एक ऐसी आदेशिका है जिसमें न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को अपने समक्ष, या तो वह व्यक्ति अभियुक्त है और उसे अपना डिफेंस रखना है, या फिर कोई साक्षी है, उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक निश्चित समय और स्थान पर अपने समक्ष हाजिर होने के लिए आदेशिका जारी करता है, उसे हम समन्स बोलते हैं। अब इसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, सेक्शन 61 में तो समन का प्रारूप दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 69 तक समय जो समन है इसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाएगा, कैसे इसको जो है सर्विस की जाएगी, सर्विस ऑफ समन्स के बारे में जो है सेक्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 62 से लेकर 69 तक। तो चलिए अब हम एक एक करके उन सब चीजों बातों को भी देख लेते हैं। मित्रों, समन की तामीली की रीतियों को अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला कॉमन पर्सन को, सामान्य व्यक्ति को, और दूसरा विशेष व्यक्तियों को, जैसे कि निगमित निकाय, सोसाइटीज, या फिर सरकार का सेवक, या फिर ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की जुरिडिक्शन से बाहर रह रहा है, उस पर समन की तामीली कैसे होगी। और सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन पर्सन जो कि इन विशेष परिस्थितियों में नहीं आता है, विशेष व्यक्तियों में नहीं आता है, उस व्यक्ति पर समन की तामीली कैसे होगी। तो मित्रों, सामान्य व्यक्ति के बारे में या कॉमनली जो समन की तामीली के बारे में प्रोविजन है वह सेक्शन 62 में धारा 62 में दिए गए हैं। अब ये कहता है कि प्रत्येक समन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा, या अंडरलाइन कर लीजिए, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। मतलब कि समन की तामीली कैसे करना है, सामान्यतः या तो पुलिस अधिकारी समन की तामीली करा दे, या फिर राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके अधीन रहते हुए वह न्यायालय का अधिकारी कोई हो जिसने समन जारी किया है वह करा सकता है, या अन्य कोई लोक सेवक जो है नियमों के अनुसार जिसको प्राधिकृत किया गया है वह भी समन की तामीली करा सकता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक दूसरा पॉइंट जो है सब क्लॉज 2 कहता है समन की तामीली उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिधान करके व्यक्तिगत रूप से कराई जाएगी या की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि समन दो प्रतियों में होता है, तो समन दो प्रतियों में से क्या होगा, जब समन उस व्यक्ति के पास ले जाया जाएगा तो उसमें से एक कॉपी तो उसको दे दी जाएगी और दूसरी प्रति पर उस व्यक्ति के जिसके नाम समन निकला है उससे रसीदी हस्ताक्षर जो है करा लिए जाएंगे, जिससे कि यह साक्ष्य एक जो है क्रिएट हो जाए कि समन की सम्यक रूप से तामीली हो गई है। तो अगले क्लॉज में यही बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामीली की गई है दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर, जो दूसरी प्रति का जो पृष्ठभाग है उस पर रसीदी हस्ताक्षर करेगा, उस पर जो है रिसिप्ट के सिग्नेचर करेगा कि उसको जो है समन प्राप्त हो गया है। तो मित्रों, ये जो व्यवस्था है सेक्शन 62 में कॉमनली जो है सामान्य व्यवस्था है समन की तामीली के लिए। अब आप इसको ये इस रूप में भी ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 62 को जो हम व्यक्तिगत तामीली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तामीली जो है सेक्शन 62 में प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद व्यक्तिगत तामीली के बाद एक तामीली होती है प्रतिस्थापित तामीली भी होती है, इसी के साथ जो है एक विस्तारित तामीली भी होती है जो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम ये विशेष व्यक्तियों पर समन की तामीली कैसे कराई जाती है इसको देख लेते हैं। तो विशेष व्यक्तियों में सबसे पहले आप देखिए सेक्शन 63 में जो है
निगमित निकायों और सोसाइटी पर समन की तामीली के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि समन की तामीली अगर कराना है किसी निगमित निकाय पर, तो उस निगमित निकाय के निगम के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी महोदय हैं, उनको समन की तामीली कराई जा सकती है, मतलब उनको प्रदान कर कराई जा सकती है। प्रक्रिया वही होगी कि भाई या तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय का जो सब क्लॉज 62 में बताया गया है, या तो पुलिस अधिकारी समन ले जाएगा, या फिर वह व्यक्ति न्यायालय का वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार प्राधिकृत करा हो, या कोई लोक सेवक, वह समन ले जाएगा और निगम के सचिव को दे सकता है, या फिर निगम के स्थानीय प्रबंधक, जो भी निगम का लोकल मैनेजर होगा, उसको समन की एक प्रति दी जा सकती है, या फिर अन्य प्रधान अधिकारी। इसके अलावा भी अगर कोई उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है, प्रधान अधिकारी है निगम का, तो उसको प्रदान कर की जाएगी। और आखिरी में कहता है, भारत में निगम के प्रमुख अधिकारी के पते पर, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा निगम है, कोई बहुत बड़ी संस्था है, अब उस संस्था के जगह जगह पर कार्यालय है, वहां से काम करती है, तो ऐसी स्थिति में एक तरीका और ये भी है कि जो उस निगम का प्रधान कार्यालय है, उस प्रधान कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी होगा, उसके पते पर भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर पत्र द्वारा कराई जा सकती है। तो ये जो है निगमित निकायों पर या सोसाइटियों पर समन की तामीली की व्यवस्था सेक्शन 63 में धारा 63 में बताई गई है। परीक्षा में प्रश्न आता है, प्री में आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेक्शन 66 जो बोलता है, यह बोलता है सरकारी सेवक पर समन की तामीली। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सरकारी सेवक पर अगर समन की तामीली कराना है तो एक बात बहुत आसान है, मतलब यहां पर आप समझ लीजिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि वह व्यक्ति जिस कार्यालय में काम करता है, सरकारी सेवक है, वह काम करने अपने कार्यालय में तो आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका दिया है कि जहां पर समन की तामीली सरकारी सेवक पर करानी हो, तो समन की दो प्रतियों में से या समन की दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को, जिसमें वह व्यक्ति जिसको समन की तामीली की जानी है वह उसमें काम करता है, उस कार्यालय के प्रधान को वो दोनों कॉपियां भेज दी जाएं। अब जब वो कार्यालय के प्रधान के पास वो दोनों कॉपियां आ जाएंगी, तो वो क्या करेगा, उस एक प्रति को तो उस व्यक्ति को दे देगा जिसके नाम समन निकला है, और दूसरी प्रति पर रसीदी हस्ताक्षर करा लेगा और उस रसीदी हस्ताक्षर वाले समन को वापस न्यायालय को भेज देगा, इस प्रूफ के लिए कि भाई समन की सम्यक रूप से तामीली करा दी गई है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि समन की दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, और वो प्रधान क्या करेगा, ऐसे हस्ताक्षर सम्यक तामीली का साक्ष्य होंगे, मतलब कि एक कॉपी देकर दूसरे कॉपी पर सिग्नेचर करा लेगा, और वो जो सिग्नेचर जो है सम्यक तामीली के साक्ष्य होंगे, और उसको वह वापस न्यायालय को भेज देगा। अब तीसरे नंबर पर जो विशेष परिस्थिति या विशेष व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय की जुरिडिक्शन के बाहर रहते हैं। अब जब न्यायालय की जुरिडिक्शन से कोई व्यक्ति बाहर रहता है, तो उसको समन की तामीली कराना है, तो यहाँ पर उसकी रीति बताई गई है सेक्शन 67 में। ध्यान दीजिए, धारा 67 के अंतर्गत बताया गया है कि समन की दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को, ध्यान दीजिएगा, समन को दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस समन की तामीली की जानी है, या समन किया गया व्यक्ति जहां निवास करता है उस जगह के जो मजिस्ट्रेट है उसको भेज देगा। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस दो कॉपियों को या तो अपने अधिकारी के माध्यम से या पुलिस अधिकारी के माध्यम से दो कॉपियों को उस व्यक्ति के पास भिजवाएगा जिसके नाम समन है, और वहां पर उन दो प्रतियों में से एक प्रति उसको दे दी जाएगी, दूसरे पर रसीदी हस्ताक्षर कराकर ये जो मजिस्ट्रेट है वापस उस समन को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसने वह जारी किया है। तो इस प्रकार जो है सेक्शन 67 में स्थानीय अधिकारिता के बाद समन के तामीली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रथम क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय सीमाओं के बाद समन की तामीली कैसे कराई जाएगी, तो उस मजिस्ट्रेट को भेजकर कराई जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर समन की तामीली करानी है, या फिर वह व्यक्ति जिसके ऊपर समन की तामीली करानी है वह जिस न्यायालय की अधिकारिता में रहता है उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट को भेजकर समन की तामीली करा ली जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार जो है हमने समन की तामीली को दो भागों में बांटा, विशेष व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से। अब हम जो है व्यक्तिगत तामीली, विस्तारित तामीली और प्रतिस्थापित तामीली पर बात करते हैं।
मित्रों, अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है समन की तामीली की रीतियों को 3 भागों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें पहले नंबर पर हम व्यक्तिगत तामीली देखेंगे, समन की व्यक्तिगत तामीली। दूसरे नंबर पर समन की विकसित तामीली, एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन, और तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामीली। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले सेक्शन 62 में जो है पर्सनली सर्विस ऑफ समन, व्यक्तिगत तामीली के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो है न्यायालय या न्यायालय का जो भी अधिकारी है जो समन की तामीली करने जा रहा है, वह उस व्यक्ति पर जिसके नाम समन इशू हुआ है उसको व्यक्तिगत रूप से समन की तामीली कराएगा, व्यक्तिगत रूप से उसको देगा और उसके जो है सिग्नेचर समन के पृष्ठभाग पर करा लेगा। अब यहाँ पर जो है सेक्शन 64 को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 64 में धारा 64 में विकसित तामीली, समन की विकसित तामीली के बारे में प्रावधान है, एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन के बारे में प्रावधान है। इस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है जब समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामीली, मतलब कि जब कोई समन की तामीली करने वाला अधिकारी व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के घर जाता है जिसको समन की तामीली करानी है और वो व्यक्ति घर पर ना मिले, तो ऐसी स्थिति में एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन कराया जाएगा। कैसे कराते हैं? तो कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर वयस्क पुरुष सदस्य में घर के अंदर जो भी वयस्क पुरुष सदस्य है जो उसके साथ कुटुंब में निवास करता है उसको ऐसा समन देकर की जाएगी और उस व्यक्ति के अगर आवश्यक हो तो दूसरे समन की कॉपी पर सिग्नेचर रिसिप्ट ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सेवक जो होता है, घर में जो नौकर होता है, सर्वेंट होता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाता या नहीं है। अब इसी के साथ आप एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वयस्क पुरुष सदस्य, मतलब कि मेल पर्सन, घर में जो वयस्क पुरुष सदस्य है उसी को उसी के पास समन छोड़कर यहाँ पर कराया जाएगा सीआरपीसी के अंतर्गत। लेकिन जब हम सीपीसी को देखते हैं तो सीपीसी का ऑर्डर 5 रूल 15, ध्यान दीजिएगा, सीपीसी में भी समन्स के बारे में प्रोविजंस है कि समन की तामीली जब करानी है तो उसके जो ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 5 का रूल 15 नियम 15 में यह बताया गया है कि जब वो व्यक्ति जिसको समन किया गया है वो घर पे ना मिले तो घर के किसी वयस्क सदस्य पर कराई जा सकती है। मतलब यहां पर शब्द क्या उपयोग किया गया है? वयस्क पुरुष सदस्य पर, लेकिन सीपीसी में जो है वयस्क सदस्य पर कराई जा सकती है। वहां पर सीपीसी में महिला या पुरुष जो भी घर में उपस्थित है उसके साथ जो भी रहता है और जो वयस्क है उस पर करा सकते हैं सीपीसी के अंतर्गत। लेकिन सीआरपीसी में केवल वयस्क पुरुष सदस्य पर ही समन की तामीली जो है उसको छोड़कर वहां पर कराई जा सकती है अगर वो व्यक्ति ना मिले जिसके नाम समन निकला है। अब इसके बाद आप देखिए धारा 65, धारा 65 जो है यह सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामीली की बात करती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है, प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामीली जो है समन की, वह किस सेक्शन में, किस धारा में वर्णित है। तो आप धारा 65 ध्यान रखिएगा। इधर आप इसको भी ध्यान रखिएगा, धारा 64 यह भी प्रीलिम्स से पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन जो है किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो सेक्शन 64 में। अब हम देखते हैं इसको क्या कहती है। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामीली ना की जा सके तब प्रक्रिया, पूर्व उपबंधित मतलब सेक्शन 62, 63, 64 के अंतर्गत समन की तामीली ना की जा सके तो फिर क्या प्रक्रिया न्यायालय अपनाएगा। तो यहां पर कहा गया है यदि धारा 62, 63, 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो समन करने वाला अधिकारी क्या करेगा? समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के, जहां पर जब वो व्यक्ति रहता है जिसको समन किया गया, उस गृह में या उस वास स्थान में जिसमें समन करने वाला व्यक्ति मामूली तौर पर क्या करता है? निवास करता है, उस व्यक्ति के उस घर के सहज दृश्य भाग पर लगाएगा। मतलब कि जो भी ऐसी जगह है जहां से कि वह समन आसानी से सब लोगों को दिख जाए,
सहज दृश्य भाग जो है वहां पर उस समन की एक कॉपी को लगा देगा और उसके बाद न्यायालय को सूचित करेगा। अब न्यायालय इसके बाद जांच करेगा कि भाई समन की जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो न्यायालय ये घोषित कर सकेगा कि समन की तामीली सम्यक तत्परता से या सम्यक तरीके से कर दी गई है। और अगर वो समझता है कि इस प्रकार से समन तामीली नहीं हो पाई है, जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो वह फिर से करने का आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम समन्स की तामीली या समन की तामीली की रीतियों को इन 3 भागों में भी बांट सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से आप इनको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम जो है हमारा जो ये चैप्टर या ये पोर्शन है चैप्टर 6 का हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं का जो समन वाला पार्ट है, इसकी केवल 2 सेक्शंस बची हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कहती हैं। मित्रों जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 68। यह बोलती है ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामीली का सबूत। जब न्यायालय में जिस व्यक्ति ने समन की तामीली कराई है अगर वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है और प्रश्न ये उठता है न्यायालय के सामने कि कोई समन सम्यक रूप से तामील कर दिया गया है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा इस सेक्शन में यह बताया गया है कि साक्ष्य के रूप में क्या पेश किया जा सकता है कि न्यायालय यह मान ले कि समन की तामीली सम्यक रूप से हो गई है। तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर वह अधिकारी जिसने समन की तामीली कराई है वह अधिकारी अगर एक शपथ पत्र पर यह लिखकर न्यायालय में पेश कर देता है कि भाई उसके द्वारा समन की तामीली सम्यक रूप से करा दी गई है और उस शपथ पत्र के साथ वह समन की सेकंड कॉपी जिस व्यक्ति को समन दिया गया था, जिस पर उसने रिसिप्ट ली है सेकंड समन की कॉपी को उसके साथ अटैच कर वह न्यायालय में पेश कर देता है, तो न्यायालय यह मान लेता है कि भाई समन की सम्यक रूप से तामीली कर दी गई है। तो इस सेक्शन 68 में इन्हीं बातों का प्रावधान है। तो आप एक बार देखिएगा, एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन 69। यह बोलती है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामीली। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो सेक्शन 69 है यह केवल विटनेसेस के लिए है, यह केवल साक्षियों के लिए है, यह अभियुक्तों के लिए नहीं है। तो इस सेक्शन में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय जब समन किसी साक्षी को भेजता है तो वो जिस तरीके से, जैसे कि किसी अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के अधिकारी के द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा भेज सकता है, इसी के साथ साथ न्यायालय इस सेक्शन के अंतर्गत एक कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी उस साक्षी के पास समन की कॉपी भेज सकता है। और जब वह समन उस व्यक्ति को मिलेगा तो जिस पोस्ट ऑफिस या पोस्ट अधिकारी ने उस पर यह मेंशन करा हो कि समन की तामीली सम्यक रूप से हो गई है, वह रिसिप्ट दे दी हो और या फिर यह लिखकर दे दिया हो कि लेने से इनकार किया। ध्यान रखिएगा, लेने से इनकार किया। अगर यह मेंशन जो है पोस्ट ऑफिस अधिकारी ने या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने अगर यह मेंशन उस पर कर दिया है रिसिप्ट में कि भाई लेने से इनकार किया, तो यहां पर यह माना जाता है कि समन की सम्यक रूप से तामीली करा दी गई है। तो इसके बारे में प्रोविजन जो है सेक्शन 69 में प्रोवाइडेड है, प्री एग्जाम के लिए देखने वाली बात है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि समन का जो अभी तक हमने जो जितनी बातें करें समन्स के लिए, तो ये सारी की सारी जो मैंने चीजें बताई यह मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन बन जाता है इससे कि समन्स क्या होते हैं, समन किस तरह से जो है तामील कराए जाते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको मेंस के लिए भी तैयार करिएगा। तो मित्रों चलिए अब हम चलते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, गिरफ्तारी वारंट ऑफ अरेस्ट पर। मित्रों इस चैप्टर का जो हमारा अगला टॉपिक है वह है वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी वारंट, जो कि सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक विस्तृत है। अब मित्रों इस चैप्टर में या इस पोर्शन में कौन कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 70 जो बताती है गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो मित्रों सबसे पहले हम देखें कि गिरफ्तारी वारंट होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह न्यायालय की एक आदेशिका है जिसमें
न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी को यह आदेश देता है या किसी ऐसे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को भी आदेश दे सकता है कि वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तार कर कर न्यायालय के सामने उपस्थित करे। मतलब कि वारंट एक ऐसी आदेशिका है जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तार कर कर न्यायालय के सामने हाजिर करने के लिए प्रदान करता है। तो यहां पर जो है सेक्शन 70 में जो है गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप के बारे में कहा गया है। तो देखिए गिरफ्तारी वारंट के प्रारूप में क्या क्या जो है विशिष्टियां होती हैं, तो उसमें आप देखिएगा गिरफ्तारी वारंट जो है प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होगा। पहली बात, गिरफ्तारी वारंट हमेशा रिटर्न फॉर्म में होगा, ओरल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे हमने समन में देखा था, समन जो है रिटर्न फॉर्म में, उसी प्रकार से वारंट भी रिटर्न फॉर्म में होगा। फिर इसके बाद न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जो भी न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वह उस पर हस्ताक्षर करेगा। ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर किए बगैर वारंट लागू ही नहीं होगा। तो पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा और उसी के साथ साथ उस पर न्यायालय की मुद्रा, न्यायालय की सील लगी होगी। तो ये जो सेक्शन 70 है, इसमें ये तीन मुख्य बातें बताई हैं कि किसी गिरफ्तारी वारंट में जो है उसका जो प्रारूप होगा उसमें ये सारी विशिष्टियां होंगी। लेकिन विभिन्न न्याय निर्णयों के माध्यम से इसमें और भी विशिष्टियां जोड़ी गई हैं। जैसे कि वारंट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसका नाम और उसका पता स्पष्ट रूप में होगा। इसके बाद जिस अधिकारी को यह वारंट इशू किया जा रहा है कि भाई आप गिरफ्तार करके लाइए, तो उस अधिकारी का जो पद है, जो थाना है, वह सारी की सारी विशिष्टियां इसके अंतर्गत होंगी। अब आप ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी का जो शेड्यूल सेकंड है उसका फॉर्म नंबर सेकंड, ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर सेकंड में जो है वारंट का फॉर्म दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे अभी आ गया है। तो उसमें जो है फॉर्म दिया हुआ है कि वारंट, अरेस्ट ऑफ वारंट का फॉर्म जो है कैसा होगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली बात है इस सेक्शन में, ये बोलती है अवधि। गिरफ्तारी वारंट जो है इसकी कितनी अवधि तक ये लागू रहेगा या कितनी अवधि तक प्रवर्तन में रहेगा। तो यहां पर ये कहा गया है, ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या कैंसिल नहीं कर दिया जाता। वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया है, जब तक वह कैंसिल नहीं कर देता तब तक वारंट प्रवर्तन में रहेगा, तब तक वारंट जो है लागू रहेगा। और इसके बाद जो है अगला है, या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता। मतलब दो कंडीशन है, कोई वारंट कब तक प्रवर्तन में रहेगा। पहली कंडीशन है जिस न्यायालय ने जारी किया है वही उसे कैंसिल कर दे, और दूसरी कंडीशन है कि वह वारंट जो है एग्जीक्यूट हो जाए, वह वारंट जो है निष्पादित हो जाए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया है वह व्यक्ति गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने उपस्थित कर दिया जाए, हाजिर कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है वारंट जो है का निष्पादन हो जाएगा। तो इतनी अवधि जो है वारंट के प्रवर्तन की होती है। एग्जाम में यहां से प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये आया है प्री में कि गिरफ्तारी का वारंट जो है कितनी अवधि तक प्रवर्तन में रहता है। ध्यान रखिएगा, कितनी अवधि तक प्रवर्तन में रहता है। तो आप इन दोनों ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, जब तक कि न्यायालय उसे रद्द ना कर दे या फिर जब तक वह वारंट निष्पादित ना कर दिया जाए। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शंस पर। मित्रों, हमारी जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 71 धारा 71। यह बोलती है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, सेक्शन 71 जो है जमानती वारंट के प्रावधान करती है। ध्यान रखिएगा कि धारा 70 में यह बतलाया गया है कि कोई वारंट जो होगा उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे। जैसे कि हमने देखा था वहां पर कि उसमें जो है पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, न्यायालय की सील लगी होगी और वारंट जो है लिखित में होगा। लेकिन जब कभी भी किसी वारंट के अंतर्गत उस व्यक्ति के जिसे गिरफ्तार किया जाना है, अगर उसके अंतर्गत प्रतिभूति के लिए प्रावधान कर दिए जाए, मतलब वारंट के साथ उसमें अगर प्रतिभूति या सियोरिटी के प्रावधान कर दिए जाए कि अगर वो व्यक्ति इतने इतने अमाउंट की सियोरिटी या इतने लोगों की
प्रतिभूति देने को तैयार है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर जो है ऐसा वारंट जो है जमानती वारंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जमानती वारंट की धारा 71, इसको ऐसे याद कर लीजिए, 70 में अंदर और 71 में बाहर। बात समझ में आई? केवल याद करने के लिए एक ट्रिक है कि धारा 70 में वारंट इशू होता है, वो अंदर के लिए है, मतलब कि उसमें वारंट में गिरफ्तारी, और 71 के अंतर्गत जमानती वारंट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो है यही सारी बातें हैं कि सेक्शन 71 का सब क्लॉज बोलता है कि न्यायालय जो है वारंट के साथ जो है उसके पृष्ठांकन पर स्वविवेकानुसार, ये ध्यान रखिएगा कि किसी वारंट में प्रतिभूति के लिए प्रावधान करना न्यायालय का स्वविवेकी अधिकार है। तो यहां पर उन्होंने स्वविवेकी अधिकार के अनुसार अगर न्यायालय जो है उसमें प्रतिभूति के लिए बंधपत्र की व्यवस्था कर देता है तो ऐसी स्थिति में वह अधिकारी जो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तारी के तुरंत बाद जैसे ही अगर वह व्यक्ति उतनी प्रतिभूति जो कि वारंट में जो है वर्णित है उतनी प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित कर देता है तो उस व्यक्ति को तुरंत वह अधिकारी छोड़ देगा, और जो वारंट जिसमें ऐसे प्रतिभूति निष्पादित की गई है उस वारंट की कॉपी को वापस न्यायालय को सौंप देगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, समन 2 प्रतियों में हमने देखा था जिसमें से एक कॉपी हम उस व्यक्ति को दे रहे थे या न्यायालय उस व्यक्ति को दिलवा रहा था जिसे न्यायालय में बुलाया गया है, और दूसरी प्रति पर सिग्नेचर करा लिए जाते थे कि भाई जो है न्यायालय को वो प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में न्यायालय में पेश कर दिया जाता था कि भाई न्यायालय के आदेश का पालन हो गया है। लेकिन वारंट एक ही कॉपी में होता है, ध्यान रखिएगा, वारंट एक ही कॉपी में होता है, एक ही प्रति होती है वारंट की, और उस वारंट के साथ जो है जब अगर उसमें प्रतिभूति या जमानत के प्रावधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर वारंट के साथ न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। और लेकिन जहां पर जमानत के प्रावधान है तो जितने अमाउंट की जमानत उस बंधपत्र में या उस वारंट में लिखी गई है, न्यायालय द्वारा वर्णित की गई है, उतने अमाउंट की अगर जमानत दे दी जाती है तो वो जमानत सहित वो है वारंट न्यायालय को वापस दे दिया जाता है कि वारंट का निष्पादन कर दिया गया है। तो मित्रों इसमें जो है यही सारे प्रावधान हैं। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारी सेक्शन 72, यह बोलती है वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, मतलब कि वारंट में किसको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप इसका एग्जीक्यूशन करिए, इस वारंट को निष्पादित कराइए। तो देखिए इसके लिए सेक्शन 72 में जो है यह कहा गया है, 72 में 2 उपधाराएं हैं, 2 सबसेक्शंस हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 को हमने जो है टुकड़ों में कर दिया है जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो क्या कहता है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, जो हम पहला पैराग्राफ या पहला पॉइंट है वो ये कहता है, गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। सामान्यतः वारंट जो है किसको निर्दिष्ट करता है, पुलिस अधिकारियों को, एक पुलिस अधिकारी या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है कि आप फलाना फलाना व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने उपस्थित करिए। इसी के साथ साथ इसका जो दूसरा बिंदु है ये कहता है, किंतु यदि ऐसा वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है, मतलब कि अर्जेंसी वाला मैटर है कि तुरंत उसका एग्जीक्यूशन कराना है, और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति में जो भी न्यायालय उचित समझे, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति उसका निष्पादन करेगा। सामान्यतः वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को। लेकिन जहां पर अर्जेंसी है, जहां पर जो है आवश्यक कारण है कि उस वारंट का तुरंत एग्जीक्यूशन कराना है, लेकिन पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय जो है उस वारंट को किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है कि वह उसका निष्पादन करा ले। तो यहां पर जो है यह प्रावधान है। अब इसकी जो सब क्लॉज 2 है वो यह प्रावधान करती है कि उस वारंट का एग्जीक्यूशन, उस वारंट का निष्पादन, या तो देखिए वारंट किसको निर्दिष्ट हुआ, या तो एक पुलिस अधिकारी का एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को। जहां पर एक पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट हुआ है वहां पर वो पुलिस अधिकारी वारंट का निष्पादन करा लेगा। लेकिन जहां पर एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, निष्पादित कराने के लिए दिया है, वहां पर या तो उनमें से कोई एक पुलिस अधिकारी या वो सब मिलकर
उस वारंट का एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। यही प्रावधान सब क्लॉज 2 में है। ऐसे ही प्रावधान जो है उसमें यह भी बताया गया है कि जहां पर वारंट एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तो उनमें से एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर वारंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो सेक्शन 71 और 72 में यह बातें जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मटेरियल है, ये जो सेक्शंस हैं, यह प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो अब चलते हैं हमारी अगली सेक्शन पर क्या कहती है। मित्रों, जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 73। यह बोलती है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेगा। किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी ना हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको निर्दिष्ट हो सकेगा। वारंट में बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, सेक्शन 672 में हमने ये देखा था कि कोई वारंट जो है एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को सामान्यतः निर्दिष्ट किया जाता है, और अगर कोई विशेष परिस्थिति हो और पुलिस अधिकारी ना मिल रहा हो, अर्जेंट गिरफ्तारी करनी हो, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट जो है निर्दिष्ट किया जा सकता था निष्पादन के लिए। लेकिन इस सेक्शन में ऐसे विशेष परिस्थिति या ऐसे विशेष अपराधियों के लिए व्यवस्था की गई है कि उन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई जो वारंट है वह किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। लेकिन इस सेक्शन के तहत जो वारंट जो है, जो न्यायालय जारी करता है, वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय ही कर सकता है। पहली बात इंपॉर्टेंट समझ में आई सेक्शन 73 की कि भाई इस सेक्शन के तहत जो वारंट है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब और या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही इस सेक्शन के तहत वारंट इशू कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब ये सेक्शन आगे ये बोलती है कि किन किन अपराधियों को पकड़ने के लिए ये न्यायालय जो है, सीजीएम का न्यायालय, जेएमएफसी का न्यायालय, किन किन अपराधियों को पकड़ने के लिए वारंट जारी कर सकते हैं इस सेक्शन में। तो किसी निकल भागे सिद्ध दोष, ये पॉइंट नंबर 1 यहां पर लगा लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल तोड़कर भाग गया है, सिद्ध दोष अपराधी जेल तोड़कर भाग गया है, उसको पकड़ने के लिए, या किसी उद्घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए, कोई ऐसा ऑफेंडर है जो कि उद्घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको पकड़ने के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। तो यहां पर इन 3 प्रकृति के अपराधियों को, जो व्यक्ति निकल भागा सिद्ध दोष है या उद्घोषित अपराधी है या कोई अजमानती अपराध का अभियुक्त है और वो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीजेएम साहब या जेएमएफसी महोदय जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट कर सकते हैं कि जब भी आपको यह व्यक्ति मिले गिरफ्तार कर लीजिए। अब समझिएगा बात को, कई बार कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो दिन भर तो अपने घर में नहीं रहते, लेकिन रात में आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में या कहीं पर किसी विशेष स्थान पे आते हैं। तो ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए जो उस जगह के आसपास में जो लोग रह रहे होते हैं उनमें से ही किसी को निर्दिष्ट कर देता, भाई आप दिन भर यहीं रहते हो या हर समय इसी जगह पे रहते हो, तो ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति यहां आपको दिखे, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरह से जो है सेक्शन 73 में जो है ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए किया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि सेक्शन 73 के लिए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो वारंट, जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट करेंगे, वह व्यक्ति उसकी अपनी स्थानीय अधिकारता के अंदर का होना चाहिए। मतलब गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। बात समझ में आई कि ये जो वारंट है अधिकारता के अंदर के किसी व्यक्ति को जो है देना होगा, निर्दिष्ट करना होगा। फिर इसके बाद इसका जो सेक्शन 73 का सब क्लॉज 2, यहां पर सब क्लॉज 1 को हमने 3 पार्ट में कर दिया जिससे कि समझ में आ जाए। सब क्लॉज 2 बोलता है कि जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया गया है वह उसको लिखित रूप में अभी स्वीकार करेगा, मतलब उसको लिखकर देना होगा कि हाँ मैं इस वारंट को एग्जीक्यूट करूंगा, और स्वीकार करता है, और उसके बाद उस वारंट को वह निष्पादन कर सकता है। तो यहां पर जो है सब क्लॉज 2 में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। और सब क्लॉज 3 समझिएगा
कि किसी व्यक्ति को वारंट निष्पादन के लिए दिया, उसने जो है उस वारंट का एग्जीक्यूशन कर लिया, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या करेगा, ये सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि पकड़ने के बाद वो जो है उस अपराधी को, उस व्यक्ति को किसी निकटतम पुलिस अधिकारी के पास लेके जाएगा, है ना, किसी निकटतम पुलिस अधिकारी के पास उसको लेकर जाएगा और उसको जो है सुपुर्द कर देगा पुलिस अधिकारी को। अब पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि अगर वो वारंट जो इन मजिस्ट्रेटों ने जारी किया था, अगर वह वारंट जमानती वारंट है, तो पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त को, उस अपराधी को बोलेगा कि आप जमानत भर दीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। और अगर वह वारंट अजमानती है, जिसमें जमानत के प्रावधान नहीं है, वहां पर ऐसा व्यक्ति जो है ऐसा पुलिस अधिकारी जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा। तो सेक्शन 73 के प्रावधान जो है इस प्रकार के प्रावधान है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे प्री में क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां मेंशन नहीं करी है, सेक्शन 75 ये बोलती है वारंट के सार की सूचना। सिंपल सी बात है, जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करता है और वारंट पर गिरफ्तारी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वारंट के सार की सूचना देनी होगी कि उसे फलाना फलाना मजिस्ट्रेट के वारंट पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर वो व्यक्ति कहे कि मुझे दिखाओ, तो दिखाना भी पड़ेगा। यह प्रावधान सेक्शन 75 में प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 73, यह भी प्री के लिए है, यहां पर इसको भी मेंशन नहीं किया है हमने। यह सेक्शन बोलती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। देखिए, जब किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उसे अविलंब, बगैर किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने हाजिर करेगा। लेकिन यहां पर आने जाने का जो समय है, न्यायालय और उस व्यक्ति को जहां गिरफ्तार किया गया वहां से लेकर न्यायालय तक का आने जाने का जो समय है, उसको काट कर 24 घंटे के भीतर पेश करना है। इसी तरह के प्रावधान हमने जो है सेक्शन 57 में भी देखे थे, जहां पर जो है कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी जो है बिगर वारंट के गिरफ्तार करता है, तो गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना था। उसी जैसे प्रावधान यहाँ पर है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वारंट पर, तो उसको भी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उस 24 घंटे में आने जाने का समय काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसी के बाद जो है अगली सेक्शन है हमारी सेक्शन 77। ये सेक्शन बोलती है वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है। इस सेक्शन से प्री में क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन इससे बनता है। तो देखिएगा, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो सिंपल सी बात है, वारंट का, अच्छा एक प्रश्न जो है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 48 में हमने ये देखा था कि कोई पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार, कहां तक उसका पीछा कर गिरफ्तार कर सकता है। तो हमने आपको बताया था कि पूरे भारत में कहीं भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पीछा कर पकड़ सकता है अगर वह गैर जमानती अपराध में लिप्त है। तो उसी तरह के प्रावधान सेक्शन 77 में कि अगर न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है, अब जिस व्यक्ति को वारंट जो है निष्पादन के लिए दिया गया है, वह उस वारंट के निष्पादन में पूरे भारत में कहीं भी उस व्यक्ति का, जिसको गिरफ्तार करना है, उसका पीछा कर उसे पूरे भारत में कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है, मतलब कि वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है, वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो यहां पर जो है ये बातें बतलाई गई हैं। तो आप देखिएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन पर। मित्रों, गिरफ्तारी के वारंट के टॉपिक की हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 78 है, सेक्शन 79। अब मित्रों, उसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए न्यायालय को किसी वारंट को अपनी अधिकारता के बाहर एग्जीक्यूट कराना है, निष्पादित कराना है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है सेक्शन 78 के अंतर्गत उस वारंट को डाक द्वारा, ध्यान रखिए मित्रों, डाक द्वारा
उस जिले में या उस क्षेत्र में जहां पर कि उसका निष्पादन कराना है, उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पास भेज सकता है। तो ये कार्रवाई सेक्शन 78 में होगी, जिसके तहत जो है न्यायालय क्या करेगा, डाक के माध्यम से वह जो वारंट है उसको उस क्षेत्र के या उस क्षेत्र में जहां पर उसको एग्जीक्यूट कराना है, निष्पादित कराना है, वहां के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, जिला पुलिस अधीक्षक के पास या आयुक्त के पास, इनमें से किसी के भी पास उस वारंट को भेज दिया जाता है और ये जो अधिकारी हैं यह उस वारंट का एग्जीक्यूशन, उस वारंट का निष्पादन कराते हैं, उसी तरीके से जैसे कि हमारी सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। अब अगर मान लीजिए कि किसी वारंट को वो न्यायालय डाक द्वारा नहीं भेजना चाहता, वह अपने ही किसी पुलिस अधिकारी के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट कराना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसको इस वारंट में या इस वारंट के तहत गिरफ्तार करना है वह किसी अन्य न्यायालय की या किसी अन्य मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 79 ये प्रावधान करती है कि न्यायालय जो है उस वारंट को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप सकेगा निष्पादन के लिए, लेकिन जब वो पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में जहां पर उसका एग्जीक्यूशन कराना है उस क्षेत्र में जाएगा, तो वहां पर जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न किसी पद श्रेणी के अधिकारी के पास जाकर वह उस वारंट को प्रष्ठांकन कराएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या कराएगा, प्रष्ठांकन कराएगा, और प्रष्ठांकन कराने के बाद उस वारंट को वहां पर एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसे पुलिस बल की अतिरिक्त आवश्यकता है तो वह इन अधिकारियों से सहायता मांग सकता है और उस वारंट को एग्जीक्यूट करा सकता है। इसी के साथ साथ इस सेक्शन में यह भी प्रोविजन है सेक्शन 79 में कि अगर अर्जेंट मामला है, अगर इस कार्यवाही में कि उस वारंट को प्रष्ठांकित करा जाए, किससे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से या फिर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, अनिम्न किसी पद अधिकारी से, अगर उसको प्रष्ठांकन कराने में देरी हो रही है, मतलब कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर, इस प्रक्रिया में जो समय लग रहा है उसका लाभ उठाकर वह भाग सकता है, तो ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थिति जब वो भाग सकता है तो प्रष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी, वह पुलिस अधिकारी जो है उस वारंट का एग्जीक्यूशन, उस वारंट का निष्पादन करा सकता है। तो आपको यहां बात समझ में आई, 78 में वह वारंट को क्या करते हैं, डाक द्वारा भेज देते हैं, किसके पास, इन तीन अधिकारियों के पास, इन तीनों में से किसी भी अधिकारी के पास भेज देंगे और ये उसका एग्जीक्यूशन करा देंगे। लेकिन अगर उसी जिले मतलब न्यायालय के जो भी पुलिस अधिकारी है उससे अगर वारंट का निष्पादन कराना है, तो ऐसी स्थिति में वह पुलिस अधिकारी उस वारंट को लेकर कहां जाएगा, उस क्षेत्र में जाएगा जहां पर उसका एग्जीक्यूशन होना है, और वहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के पुलिस अधिकारी से उसको प्रष्ठांकन कराएगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर जो है 78 79 में ये प्रोविजंस हैं। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है वह सेक्शन 80, वो यह व्यवस्था करती है, धारा 80 यह व्यवस्था करती है कि जब कोई वारंट किसी अन्य क्षेत्र में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा गया है तो वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो चलिए मित्रों देखते हैं क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मित्रों धारा 80 जो है सेक्शन 80, अब बात समझिएगा कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय ने गिरफ्तार होने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया, लेकिन वह वारंट किसी अन्य जिले में, जिस न्यायालय ने जारी किया है उसके जिले में नहीं, किसी अन्य जिले में उस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है, और उस वारंट के एग्जीक्यूशन में ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब उस व्यक्ति को जो है कहां उपस्थित करना होगा, किसके समक्ष लाना, किस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना होगा, क्या प्रक्रिया होगी, यह इस सेक्शन में बताया गया है। यह सेक्शन बोलती है जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, मतलब कि वह वारंट जिस न्यायालय ने जारी किया उसके बाहर किसी जिले में ऐसे वारंट का निष्पादन किया जाना है, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, तो ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उस जिले के
जिस जिले में वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, मतलब कि किसी अन्य जिले में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उस जिले के ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, बात समझिएगा, ऐसे मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट है, या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष क्या करना होगा, ले जाया जाएगा, वहां पर उसको पेश किया जाएगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि यह तीन दशाएं हैं, समझिएगा, ये तीन कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को इन मजिस्ट्रेटों के या इन जिला अधीक्षक आयुक्त के पास ना ले जाकर उसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा जिसने वारंट जारी किया है। अब वो कौन सी दशाएं हैं? सबसे पहले वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है। बात समझिएगा कि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया और वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वह न्यायालय के 30 किलोमीटर के दायरे में है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कहां पेश करना होगा? उस न्यायालय के पास पेश करना होगा, उस न्यायालय के सामने पेश करना होगा जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है, ना कि ऊपर वर्णित ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष। दूसरी कंडीशन है उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई है या की गई थी अधिक निकट है। मतलब कि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है वह अधिक निकट है। किससे अधिक निकट है? जिला पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के न्यायालय से। जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है वह ज्यादा निकट है, तो भाई कहां पर पेश करना होगा? उस निकटतम न्यायालय में, मतलब कि उस न्यायालय में जिसने वारंट जारी किया है। और तीसरे नंबर पर है धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है। सेक्शन 71 के तहत अगर सिक्योरिटी ले ली गई है, उसे जमानत पर छोड़ दिया जाना है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को कहां पेश करना होगा? वहां पेश कर। वैसे यहां पर सेक्शन 71 में अगर जमानत ले ली गई है तो पेश करने की तो बात ही नहीं आती। क्या करेगा वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उसे गिरफ्तार किया है? बेल बॉन्ड भरा के वह उस न्यायालय को जिसने वारंट जारी किया वहां पेश कर देगा। तो यहां पर ये तीन कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। इन तीन कंडीशनों में उस व्यक्ति को उसी न्यायालय में पेश किया जाता है जिसने वारंट जारी किया है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है फॉलो, तो ऊपर वर्णित ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके जिले में गिरफ्तारी की गई है, ऐसा जिला अधीक्षक जिसके जिले में गिरफ्तारी की गई है, ऐसा पुलिस आयुक्त जिसके क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई है, इन तीनों में से किसी के भी सामने पेश किया जा सकता है। तो सेक्शन 80 जो है इस तरह के प्रावधान करती है। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त। हमने समन्स को देखा, इसी के साथ गिरफ्तारी के वारंट के भी उन सभी प्रावधानों को देखा जो कि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।